मैं चाहता हूं, देखो, जब हम बोल रहे हैं आंदोलन, तो भारत में जितने भी आंदोलन हुए, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जिसको हम कहते हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कितने चरणों में हुआ? तो वो 3 फेसेस में हुआ। ठीक है। शुरुआत में तो आपका, आप जानते ही हैं कि जो कांग्रेस में बोलबाला था या कांग्रेस में ज़्यादा नेता थे वो नरमपंथी थे। ठीक है। और नरमपंथी के बाद में फिर आपका उनका लगभग 20 वर्ष तक मूवमेंट चलता रहा, 1885 से 1905। और फिर आपका 1905 से लेकर के 1917 तक उग्र राष्ट्रवादी जो आपका लोग थे वो इसमें आए, यानी कि जो रेडिकल मूवमेंट था वो शुरू हो गया। और 1917 के बाद की संज्ञा हम देते हैं उसको गांधी युग के नाम से। 1917 से और देश की आज़ादी 1947 तक का जो समय है वो आपका किसके, गांधी युग के नाम से जाना जाता है। तो आपको हमेशा याद रखना है, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है वो 3 चरणों में हुआ। इसको नोट बना ले एक बार। क्या बोलेंगे? किसकी बात कर रहे हैं हम? इंडियन नेशनल मूवमेंट की, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट। बहुत पूछा जाता है कितने चरणों में हुआ। बहुत सारे इतिहासकार इसको 5 चरणों में भी बताते हैं, लेकिन जनरली परीक्षा में आएगा तो 3 चरण आपको बताने हैं। तो 3 चरण कौन कौन से हैं? ठीक है। कितने? आपका 3 चरणों में ये हुआ, 3 चरण, अर्थात 3 फेसेस, 3 फेसेस। और 3 चरण वो कौन कौन से हैं? तो पहला चरण, पहला चरण आप लिखना उदारवादी चरण, जो चला आपका, पहला चरण हम लिखेंगे 1885 से लेकर के और 1905 तक, तो लगभग 20 वर्ष कौन थे आपका? नरम, जो नरमपंथी लोग थे उनकी विचारधारा से चला, या इसको हम उदारवादी चरण कहें तो ज़्यादा अच्छा है। उदारवादी चरण, उदारवादी चरण, उदारवादी नेता इसमें प्रमुख रहे, उदारवादी चरण इसको आप कहेंगे, यानी कि लिबरल फेस था ये एक, लिबरल फेस। दूसरा जो समय आया आपका 1905 से लेकर के और 1917, 1917 या 1919 कहें तो ज़्यादा समय पर इसको 1919 भी की भी संज्ञा दी जाती है। देखो कई जगह इसको 1917, क्योंकि गांधी जी ने चंपारण को शुरू कर दिया था 1917 में, और कई जगह पे इसको संज्ञा दी जाती है नहीं, चंपारण, खेड़ा। और इसके बाद में जब गांधी जी की भूमिका लगभग तय हो गई और एक्सेप्ट कर लिया इस देश में कि हाँ, नेतृत्व करने के लिए एक व्यक्ति हमारे पास में सबसे, अगर बोले, महान व्यक्ति मौजूद है उस समय के आंदोलनकारियों में, तो उस समय पर 1919 की भी संज्ञा इसको दी जाती है। और ज़्यादा यही लिखें तो ठीक है, 1905 से 1919। ये था आपका उग्र राष्ट्रवादी चरण, उग्र राष्ट्रवादी चरण, उग्र राष्ट्रवादी चरण। उग्र राष्ट्रवादी ये किस आधार पर बोलेंगे भैया? जितना रेडिकल नेशनलिस्ट मूवमेंट चला, रेडिकल नेशनलिस्ट, रेडिकल नेशनलिस्ट फेस, रेडिकल नेशनलिस्ट फेस। और 1919 से लेकर के 1947, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है गांधी युग का समय कब से कब तक माना जाता है? गांधी युग, इसको एक कक्षा में ही पढ़ेंगे हम, यहाँ के समय के घटनाक्रम को सारे को। इसको बोलते हैं गांधीयन फेस, गांधीयन फेस या गांधीयन एरा, गांधीयन पीरियड भी लिख सकते हैं, एक ही बात होगी, गांधीयन एरा और पीरियड। तो समझ गए, 3 चरणों में हमारा आंदोलन ये सारा चला। तो यहाँ पर जैसे हमने आपसे कहा कि भैया उदारवादी नेता रहे, उदारवादी तो कितने तरह के रहे? एक तो रहे उदारवादी अर्थात नरमपंथी, नरमपंथी। दूसरे तरह के व्यक्ति कौन से रहे आपका? जो गर्मपंथी रहे, गर्मपंथी, गर्मपंथी। तीसरा हमने जो नाम दिया आपको कि उग्र राष्ट्रवाद भी उसी समय पर हुआ, तो उसको चलाने वाले लोगों को हमने कहा क्रांतिकारी। ये अलग अलग संज्ञाएं हैं, ध्यान से देखना ये संज्ञा हम क्यों दे रहे हैं, क्या कारण है, क्या अंतर था इनके बीच में। क्रांतिकारी, और एक नाम हमने दिया यहाँ पर गांधीवादी, गांधीवादी। यानी जो उग्र राष्ट्रवाद चला उसमें 2 तरह के व्यक्ति थे, एक गर्मपंथी और एक क्रांतिकारी। इन दोनों के बीच में क्या अंतर है तो बड़े ध्यान से समझना। जैसा इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, जितने भी लिबरल्स थे, सॉफ्ट हार्टेड लोग थे, ये लिबरल्स थे, लिबरल्स, लिबरल्स। तो ये क्या करते थे?
एक तो प्रार्थना पत्रों के माध्यम से अपनी चीजों को रखते थे, प्रार्थना पत्र लिखिए, एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस के माध्यम से अपनी बातों को रखते थे, समाचार पत्रों के माध्यम से अपनी बातों को रखते थे, समाचार पत्र अर्थात न्यूज़पेपर्स। लेकिन इतना याद रख लेना, इनका कोई भी सक्रिय आंदोलन नहीं था, कोई भी सक्रिय आंदोलन इनका नहीं होता था, कोई भी सक्रिय आंदोलन नहीं, ये जरूर लिखना, कोई भी सक्रिय आंदोलन नहीं, नो नो एक्टिव मूवमेंट। भाई जैसे कि आपका 1885 में कौन सा संगठन बना था, तो आप कहेंगे 1885 में संगठन बना था कांग्रेस, और कांग्रेस में नरमपंथी नेता ज़्यादा थे। अब नरमपंथी नेता ज़्यादा थे तो जब उनकी सभा होती थी वर्ष में एक बार, वहाँ पर वो चर्चा करते थे कि भाई हमें सरकार के समक्ष, जैसे मैंने आपको बताया पहली बार में उन्होंने 9 मांगे रखी, 9 प्रस्ताव रखे, तो वो जर्नली उन चीज़ों को, सरकार की जो कार्यप्रणाली थी उसमें भरोसा होता था उनका कि हाँ सरकार हमारे पक्ष में सुनवाई करेगी, और ब्रिटिश सरकार में उनका भरोसा था। ठीक है, तो उन्होंने कभी भी कोई ऐसा मूवमेंट नहीं चलाया कि कोई विरोध किया हो, या फिर कोई आपका जुलूस निकाला हो, या अगर बोले कहीं पर हड़ताल उन्होंने की हो, तो नरमपंथियों ने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं की। अच्छा, दूसरी चीज़, जो गर्मपंथी जिनको हम कह रहे हैं, एक्सट्रीमिस्ट जितने भी थे, एक्सट्रीमिस्ट, इन लोगों ने क्या किया, इनमें और इनमें अंतर क्या है कि इन लोगों ने सक्रिय आंदोलन किए, सक्रिय आंदोलन अर्थात एक्टिव मूवमेंट, देखिए एक्टिव मूवमेंट, सक्रिय आंदोलन अर्थात एक्टिव मूवमेंट इन लोगों ने किए। बहिष्कार भी किया इन्होंने चीज़ों का, बायकॉट भी किया कि भाई सरकार की सही नीति नहीं है तो उसके खिलाफ हम लोग हैं, और नारेबाजी करना, कई जगह पर उसके लिए प्रदर्शन करना, हड़ताल निकालना, हड़ताल, बंद का आह्वान जिसको हम बोलते हैं स्ट्राइक, ठीक है, काम रोको वगैरह, ये स्ट्राइक करते थे। यानी कि इनका जो रवैया था वो सरकार के विरुद्ध कैसा था, सक्रिय आंदोलन का था। लेकिन इस सक्रिय आंदोलन में विशेष ध्यान रखा जाता था कि अहिंसा का पालन किया जाए। तो रवैया कैसा था इनका, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, अहिंसात्मक रवैया था, अहिंसात्मक रवैया, अहिंसात्मक रवैया इनका था। अगर हम कभी भी पूछें आपसे तो आप कहेंगे इनका जो है नॉन वायलेंट वे था, नॉन वायलेंट वे, नॉन वायलेंट वे, इसको थोड़ा छोटा कर लें, नॉन वायलेंट वे इनका था। ठीक है, अब इसी वर्ग में एक हुए आपके क्रांतिकारी जिनको हम बोलते हैं रिवॉल्यूशनरीज, रिवॉल्यूशनरी जितने भी क्रांतिकारी हुए तो उन्होंने ये सारी चीजें तो की जो एक्ट्रीमिस्ट करते थे, यानी एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा सक्रिय आंदोलन किया गया, बहिष्कार किया गया, हड़ताल किया गया, लेकिन इनका रवैया कैसा है, इनका अहिंसात्मक रवैया था। तो याद रख लेना, ये सारी चीजें थी लेकिन इनका हिंसात्मक रवैया था। कैसा था, वायलेंट वे, हिंसात्मक रवैया, हिंसात्मक रवैया, लिखना है इसको, वायलेंट वे में ये चीजों को करते थे कि भाई अगर अंग्रेज सरकार आपका नहीं सुन रही है तो आपका बंदूकों का इस्तेमाल करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, या कोई प्रताड़ित कर रहा कोई अधिकारी, अगर ब्रिटिश सरकार नहीं सुनेगी तो अधिकारियों की हत्या भी की जा सकती है, उनका मर्डर भी किया जा सकता है, और उन पर लाठियां भी आपका भांजी जा सकती हैं। तो किसी भी तरह से, यानी कि उनका प्रदर्शन जो होता था वो अगर जरूरत पड़ती थी तो उसमें हिंसात्मक, अगर हिंसा की आवश्यकता हो, वायलेंस की आवश्यकता हो तो उसकी भी जरूरत है। ठीक है, आपका जैसे गांधीवादी विचारों में क्या आया फिर, गांधीयन जितने भी प्रिंसिपल हैं, तो गांधीयन, गांधीयन में क्या क्या हुआ आपका, सत्य, एक तो सत्य की बात होगी, ट्रुथ, ट्रुथ, सत्य, एक अहिंसा, अहिंसा, अहिंसा अर्थात आपका नॉन वायलेंस, कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, और तीसरी चीज थी यहां पर सत्याग्रह, सत्याग्रह यानी कि सत्य के लिए आग्रह, सच के लिए कुछ आपका निवेदन करना, सत्याग्रह। जब आप सच के लिए किसी डिमांड को रखते हैं अपनी को तो उसको कहा जाता है सत्याग्रह। ओके, तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भारत को जो आज़ादी मिली, वो भारत को जो आज़ादी मिली किस एक वर्ग की वजह से मिली, नरमपंथियों की वजह से मिली, गर्मपंथियों की वजह से मिली, क्रांतिकारियों की वजह से मिली,
या गांधीवादी विचारों की वजह से मिली? एक विकल्प तो हमारा ये है। एक विकल्प है हमारा नरमपंथी और गरमपंथी की वजह से मिली सिर्फ। तीसरा विकल्प है हमारा गरमपंथी और क्रांतिकारी आंदोलन की वजह से मिली। और चौथा विकल्प है हमारा कि इन सभी की वजह से हमको आजादी मिली, इन सभी की वजह से। तो क्या विकल्प चुनेंगे आप सारे लोग बताएं? तो क्या आंसर आएगा? ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ रिवॉल्यूशनरीज की वजह से हमको मिली और सिर्फ इतना कह देना, अंतिम रूप से तो काम हमारे गांधीवादी विचार ही आए, लेकिन हम ये नहीं कह सकते थे कि पूर्णतः हम लोगों को जो स्वतंत्रता मिली वो गांधीवादी विचारों से मिली। बहुत सारे फैक्टर्स थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक बड़ा कारण था, हमारे देश के जो क्रांतिकारी घटनाएं थी वो बहुत बड़ा कारण थी। तो किसी भी एक घटना को हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि नरमपंथियों का योगदान नहीं था। नरमपंथियों का भी योगदान था कि शुरुआत में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस तरह की संख्या बल उनके पास में नहीं था। गिने चुने लोग थे और गिने चुने लोग जो है सरकार के खिलाफ विद्रोह जैसी चीजें नहीं कर सकते हैं, हिंसात्मक रवैया नहीं अपना सकते हैं। आप सोचिए, जब चंद लोग हों, थोड़े लोग हों, मान के चलो आपका गिनती में सैकड़ों या कुछ हजार लोग हों, आपका सारे ही लोग इतने थे, तो उतने लोग मिलकर के उस समय की ब्रिटिश सरकार के खिलाफ में उस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे 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 वो संख्या बड़ी होती गई तो उद्देश्य भी दूसरे होते चले गए। ये आप समझ सकते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक? आगे चले यहाँ से। समझ गए? आपको हर एक रवैया क्लियर रहेगा। कभी भी पूछेंगे गर्मपंथी और क्रांतिकारियों में कौन सा सबसे बड़ा अंतर है, तो आप कहेंगे हिंसात्मक रवैया और अहिंसात्मक रवैया। गांधी जी के कौन कौन से सिद्धांत थे वो आपको पता होना चाहिए। इन पे सब पे हम एकदम से डीप चर्चा करेंगे आगे चल करके, बहुत गहराई से इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करें, अब आपको समझ में आएंगी चीजें। तो हमने आपको एक घटना बताई थी कि बंगाल विभाजन हो गया। मुझे बताएं, बंगाल विभाजन की घोषणा किस डेट को की गई थी? 3 जुलाई 1903 को उसका प्रस्ताव पारित हुआ। 19 जुलाई को उसको लोगों के सामने रखा गया। 20 जुलाई को उसको पब्लिश कर दिया गया न्यूज़पेपर्स में। और उसके विरोध में एक आंदोलन हुआ जिसको हम कहते हैं बहिष्कार आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन। तो इसको लिखना, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। और कोशिश करना एक ही स्लाइड में हम इसको कवर कर लें पूरी में, छोटा छोटा थोड़ा लिखेंगे, ठीक है? स्वदेशी मूवमेंट या इंडिजीनस मूवमेंट भी इसको बोल सकते हैं, स्वदेशी मूवमेंट। कई बार इसको नाम जो दिया गया वो बहिष्कार आंदोलन का नाम भी दिया गया, क्योंकि इसमें वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार आंदोलन। कि भाई ये लोग तो हमको बांट रहे हैं, है ना, तो अब इनकी चीज़ों का थोड़ा सा बहिष्कार करो ताकि ये क्या कर लें, इस बंगाल विभाजन को जो करना चाह रहे हैं ये ना कर पाए और इसको अपने को वापस ले लें, इस डिसीजन को, और ये बोल दे कि भाई नहीं, हमसे ये गलती हुई है। तो ऐसा इनसे बुलवाना चाहते थे, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हुआ, लिखना, बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल, एक बार थम्स अप करके बताओ जो मैं लिख रहा हूँ ये आप लोगों के लिए विजिबल है, दिखाई दे रहा है? बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल, ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध में तो क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पर? ऑन अगस्त, ऑन अगस्त कटा टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट, अगेंस्ट बंगाल पार्टीशन, बंगाल, बंगाल पार्टीशन। हम सब करके बताए कितने साथी हैं जो दोनों लैंग्वेज में नोट्स बनाते हैं, जैसा कि मैंने आपको कैसे कहा भी है, ठीक है? क्या बोलेंगे? आप कहेंगे हाँ जी। दूसरी चीज क्या हुई यहाँ पर? दूसरी चीज क्या होती है यहाँ पर? इसके अध्यक्ष कौन थे, याद लगा लेना। ये जो आपका बैठक हुई, इस बैठक की जो अध्यक्षता मिली, इस बैठक के जो अध्यक्ष बने, भाई जब एक इतनी बड़ी मीटिंग हुई है तो उसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष थे आपका मणिंद्र चंद्र नंदी, मणिंद्र चंद नंदी। और यहाँ पर जो लोग थे उनकी संख्या थी लगभग 50,000, 50,000 लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए, ठीक है, जब आह्वान किया गया, क्योंकि बड़ी पॉपुलेशन थी वहाँ पर और बड़ा विरोध था, तो उस विरोध में आपका 50,000 लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो क्या तय होता है कि भाई बंगाल की जितनी भी, यहाँ पर हम बात करें आपका बंगाल, क्या मतलब दो पक्ष हुए इसमें,
एक तो नरमपंथी हुए। नरमपंथी तो ये कहते थे कि जो बंगाल विभाजन